तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के नाम से। और साथ में इस इंडेक्स फंड का ईटीएफ भी आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस इंडेक्स फंड के बारे में। ये कहाँ पर ऐसा पैसा लगाएगा, कितने रिटर्न्स इसने पिछले कुछ टाइम में जनरेट की है, और एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप के फंड्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ और दूसरा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम एनएफओ डेट की बात करते हैं तो 21 जनवरी से ये एनएफओ ओपन हो रहा है और 4 फरवरी तक ये एनएफओ ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है ये इंडेक्स काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बेसिस पे ये करता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग किस चीज को बोलते हैं? जो शेयर ऊपर जा रहा होता है उसको परचेज किया जाता है। यानी कि ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ मोमेंटम है तो उसको परचेज कर लिया जाता है और उसको और ऊपर जाकर बेचा जाता है। तो ये जो हम नॉर्मली वर्क पे बात करते हैं कि जो स्टॉक नीचे आ गया है, अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, उससे थोड़ा अलग स्टाइल की इन्वेस्टिंग होती है। तो इसमें ये होता है कि जो जितना ऊपर स्टॉक जाता रहता है उसके मोमेंटम मानते हैं कि उसके साथ वो मोमेंटम है और उसके प्राइस को यहाँ पर खरीदा जाता है। अब ये जो फंड है हमारा, ये जो ईटीएफ है हमारा, जो इंडेक्स फंड है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्ट करेगा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में। तो अब हम बात करते हैं कि इस इंडेक्स की सबसे पहले मेथडोलॉजी पे बात करेंगे, फिर सेक्टर एलोकेशन और कंपनी एलोकेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, इसमें टोटल 30 कंपनीज रहती हैं। अब ये 30 कंपनी सिलेक्ट कैसे की जाती है? तो दोस्तों एक निफ्टी 200 इंडेक्स होता है, उस निफ्टी 200 इंडेक्स की जो 200 कंपनीज हैं उसमें से ये 30 कंपनीज निकाली जाती हैं। वो 30 कंपनीज कैसे निकाली जाती है कि वो मिनिमम कुछ क्राइटेरियाज हैं जो डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि मिनिमम लिस्टिंग हिस्ट्री 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि वो शेयर कम से कम 1 साल तक लिस्ट हो चुका होगा। दूसरी चीज वो एफएनओ में भी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उनमें से जो स्टॉक्स बच जाते हैं उनको मोमेंटम स्कोर दिया जाता है उनकी रिटर्न्स के बेसिस पे, 6 मंथ्स की और 12 मंथ्स की रिटर्न के बेसिस पे। और जिस भी स्टॉक्स को जो 30 स्टॉक्स को सबसे ज्यादा रेटिंग मिलती है उनको इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है और इस इंडेक्स को सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है, यानी कि जून और दिसंबर में। यानी कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया ये हर 6 महीने में दोबारा से रिपीट किया जाता है और ऐसे करके आपके निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को बनाया जाता है। तो निफ्टी 200 में से 30 सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाली कंपनी, सबसे तेज भागने वाली कंपनीज मोटा मोटा इसमें इंडेक्स में ऐड की जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अभी इसके पोर्टफोलियो में कंपनीज और सेक्टर कौन से अवेलेबल हैं, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर है 31%। उसके बाद कॉमोडिटी सेक्टर में 20% के आसपास एलोकेशन है। कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज और यूटिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अगर हम टॉप 5 सेक्टर्स की बात करते हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन अभी टाइटन की है 5.3%, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स में 5.1%, उसके अलावा माइंडट्री, बजाज फिनसर्व और विप्रो जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एसबीआई और टाटा पावर जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 में देखने को मिलेंगी और ये टॉप 10 के पोर्टफोलियो में लगभग 50% एलोकेशन है। तो इन 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट ये इंडेक्स रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें कंपनीज मेजरली कौन सी होती है, तो हम जैसे मैंने आपको बताया था हर 6 महीने में इसको रीबैलेंस किया जाता है। तो दिसंबर 2021 में अगर आप देखेंगे 30 में से 67% कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं और 33% कंपनीज मिड कैप कंपनीज हैं। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसकी 1 साल की रिटर्न यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल में इसने 54% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में 26% और 10 सालों में 25% की रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा यहाँ पर ये इंडेक्स दिख रहा है।
वहीं SIP रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने एक साल में अपना 1,20,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 1,48,000 रुपए बना दिया, यानी कि 10,000 की SIP आपकी 1,48,000 इस फंड ने बना दी है। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों से 10,000 की SIP इस फंड में करा रहे होते तो 6 लाख की आपकी लागत इस फंड ने लगभग 11.5 लाख के आसपास बना दी है। 10 साल में आपकी 12 लाख की लागत इस फंड ने 42 लाख के आसपास बना दी है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 26% की रिटर्न 5 सालों में और लगभग 24% की रिटर्न 10 सालों में इसने बना कर दी है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिख रहा है। अब दोस्तों इस फंड की मैं आपको एक बेसिक और डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको NFO में इन्वेस्ट करना है कम से कम 500 रुपए से आपको यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। इसका NFO पीरियड 21 जनवरी से 4 फेब रहेगा, जो हमने अभी बात की थी। एग्जिट लोड कोई नहीं होगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पर 10 फरवरी के आसपास की रह सकती है। इंडिकेटिव टोटल एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.35% के आसपास की उम्मीद है कि इस ETF की एक्सपेंस रेशो रहेगी। वहीं दोस्तों अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड में भी आपको NFO में अगर पैसा लगाना है तो 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में जो एग्जिट लोड है वो आपका 1% लगेगा अगर आप 15 दिन के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं। 15 दिन के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम दिखती है, 10 फेब के आसपास यहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। एक्सपेंस रेशो की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो 0.4% के आसपास की एक्सपेंस रेशो रह सकती है। रेगुलर प्लान में 1% के आसपास की एक्सपेंस रेशो रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी इस फंड के बारे में, लेकिन अब बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको मार्केट की इस सिचुएशन में किसी भी नए फंड में इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप अभी इसको अवॉइड करके चले। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।